तो देखो स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है भाई रिफ्रैक्शन। 10th क्लास में आपने पढ़ रखा होगा रिफ्रैक्शन। तो वही डेफिनेशन लिखी हुई है, बेंडिंग ऑफ द लाइट रेज फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ व्हाइल पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो बैंड हो जाती है, इसी फिनोमिना को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं दो मीडियम मान ले रहा हूँ, ये ऊपर वाला मेरा मीडियम नंबर 1 और नीचे वाला मेरा मीडियम नंबर 2। ठीक है, कोई भी मीडियम हो सकता है। तो लाइट जब इस पर फॉल होती है, ये लाइट फॉल होगी, ये जो लाइट फॉल होती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट लाइट। ये सरफेस है, यहाँ पर हम एक नॉर्मल बना लेंगे, ये नॉर्मल। ठीक है, ये अभी जो लाइट होगी, अभी अभी के लिए मैं ये मान ले रहा हूँ कि ऊपर वाला रेयर मीडियम है, नीचे वाला डेंसर मीडियम है। अभी के लिए जस्ट मान ले रहा हूँ, ठीक है, इस वाले को डेंसर मान ले रहा हूँ। तो लाइट जब रेयर से डेंसर जाती है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। तो इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये जो लाइट अपने पाथ से बेंड हो गई, एक्चुअल में उसका पाथ कौन सा था? शुरुआत में इधर जा रही थी, तो ये उसका पाथ है, ये उसका एक्चुअल पाथ था, बट वो इधर की तरफ बेंड हो गई। अगर थोड़ा देखा जाए तो लाइट जो इधर जा रही थी उधर से बेंड होके इधर आ गई। क्लियर? तो इसको हम डेविएशन भी बोल सकते हैं, तो इसको बोल लेते हैं डेविएशन डेल्टा। इस डेविएशन की वैल्यू भी लिख दे रहा हूं मैं, दिस इज डेविएशन डेल्टा। तो व्हाट इज डेविएशन? ये आई है पूरा, तो ये एंगल भी आई होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट, लेकिन ये एंगल कितना है? आर, तो डेल्टा कितना आ जाएगा? आई माइनस आर। ठीक है, तो इस फेनोमेना को हम बोल लेते हैं रिफ्रैक्शन। ये तो मैंने सिंपल डेल्टा डिनोट करके बता दिया आपको। अच्छा, एक और चीज, अगर मैं लाइट को, अभी लाइट रेयर से डेंसर में आ रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई है। अगर मैं उल्टा भेज दूं लाइट को, अगर मैं लाइट को एक ऐसे भेजता हूँ, सीधे फॉल कराता हूँ, तो ये एंगल ऑफ, ये आई हो जाएगा इंसिडेंस, यही नॉर्मल हो जाएगी आपकी। तो इस केस में लाइट बेंड नहीं होती। क्यों बेंड नहीं होती वो भी क्लियर हो जाएगा। तो लाइट जब किसी सरफेस पर परपेंडिकुलर फॉल करती है दो इंटरफेस पर, तो वो बेंड नहीं होती है, इंसिडेंस और ये। ठीक है, फिर अगर मैं लाइट को डेंसर से रेयर में भेजूं तो क्या होगा? तो डेंसर से रेयर में भेज देता हूँ, ये डेंसर से रेयर में चली गई लाइट। ये जैसे रेयर से जब डेंसर में आई थी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई थी, तो जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो वो किधर बेंड होगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, ये आर हो जाएगा, ये तो ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्शन है। अब क्वेश्चन ये आता है लाइट बेंड होती क्यों है? ठीक है, तो आपको 10th क्लास में एक रीजन बताया गया था, लाइट का जब मीडियम चेंज होता है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से वो बेंड होती है। अब उसको थोड़ा एनालाइज करते हैं, कैसे, क्या सच में वही रीजन है या कुछ और रीजन। तो अब देखो लाइट बेंड क्यों होती है। तो 10th क्लास में आपको रीजन बताया गया था कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, इस वजह से वो बेंड हो जाती है। ठीक, अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं, सच में लाइट बेंड क्यों होती है। तो देखो, ये हमने मीडियम मान लिया, दो मीडियम। अब देखो होता क्या है, लाइट जब इस पर फॉल होती है, लेट सपोज लाइट इस पर फॉल होगी, ये मैंने लाइट को फॉल करा दिया। ठीक, अब लाइट बेंड क्यों हो जाती है? तो लाइट इधर बेंड हो जाती है इस तरफ, ये इंसिडेंट एंगल ये इधर। तो अब क्वेश्चन ये है बेंड हो क्यों जा रही है, मतलब रीजन दिया जाता है कि इसकी स्पीड कम हो गई। स्पीड कम हो गई तो क्या हुआ? अपने पाथ पे चलती रहती सीधी, थोड़ा देर में पहुंचती जहां भी पहुंचना था, स्पीड ही तो कम हुई है। लेकिन बेंड क्यों हो गई? उसने शॉर्टकट क्यों यूज किया है, तो वो देखते हैं। तो लाइट का वेव नेचर होता है। तो लाइट का कैसा नेचर है? वेव नेचर। तो लाइट का वेव नेचर, और वेव में भी कौन सा नेचर है? ट्रांसवर्स वेव। कौन सा वेव? ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव मतलब इस तरीके की वेव होती है जिसमें पार्टिकल, वेव सामने जाती है, मान लो वेव एक्स एक्सिस में जाती है और पार्टिकल वाई एक्सिस में ऑसिलेट करता है। क्लियर? अब इसको एनालाइज करो। यहाँ पर ये लाइट आ रही है तो इसका ऑसिलेशन इधर, ये इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, समझ आ रहा है? देखो ध्यान से, अब इसको थोड़ा एनालाइज करो। जैसे एक गाड़ी है, गाड़ी जब मुड़ती है तो क्या होता है? जैसे गाड़ी सीधी जा रही है, गाड़ी के 4 टायर हैं, चारों टायर की अगर स्पीड सेम होती है तो गाड़ी एकदम सीधी जाती है। अब मैं क्या करूं, गाड़ी को मुड़ना है, तो जिस तरफ गाड़ी को मुड़ना है उधर के 2 टायर की स्पीड कम हो जाएगी और इधर के 2 टायर की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, तभी गाड़ी मुड़ पाएगी, क्योंकि ये छोटे सर्कल में घूमेगा और ये बड़े सर्कल में घूमेगा। तो अगर कोई गाड़ी जा रही है, तो अगर मैं कोई भी गाड़ी बना दूं, 4 पहिए बना दिए गाड़ी के, ठीक है, ये ऐसे, तो गाड़ी को इधर मुड़ना है, तो
इन दोनों की स्पीड क्या हो जानी चाहिए, कम, और इन दोनों की स्पीड क्या होनी चाहिए, ज्यादा। ठीक है, अब इधर देखो, मैं मान लेता हूँ लाइट को एक गाड़ी मान लेता हूँ, चार पहिए, चारों की स्पीड सेम, सीधी जाएगी। चार पहिए, चारों की स्पीड सेम, सीधी जाएगी जाएगी। अब इधर एंटर हो जाओ, यहाँ पर दो पहिए इधर एंटर हो गए डेंसर मीडियम में, तो इन वालों की स्पीड क्या हो गई, कम। लेकिन ये अभी भी कहाँ पर है, रेयरर मीडियम में, तो इनकी स्पीड क्या है, ज्यादा। तो अब देखो, इनकी स्पीड ज्यादा, इनकी स्पीड कम है, तो ये क्या आएगी गाड़ी, जो गाड़ी ऐसे आई थी वो ऐसे बेंड हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से चली। तो इस वजह से लाइट बेंड होती है। तो लाइट क्यों बेंड होती है, अपने ट्रांसवर्स नेचर की वजह से। ठीक है, टर्म समझो। अभी हमने बोला कि लाइट किधर से किधर बेंड होगी, वो समझ लिया। क्वेश्चन आता है, ये कौन डिसाइड करेगा कि मीडियम डेंसर है कि रेयरर है। नॉर्मल जो डेंसिटी होती है, जो हम बात करते हैं ऑयल की डेंसिटी वाटर से कम होती है, तो ये जो बात होती है वो मास डेंसिटी की होती है। लेकिन यहाँ पर मास डेंसिटी हमारे काम नहीं आएगी, यहाँ पर एक नया टर्म हमारे काम आएगा, डेट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। ऑप्टिकल डेंसिटी, यहाँ किस डेंसिटी की बात हो रही है, ऑप्टिकल डेंसिटी की। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी। ठीक, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, दिस इज सिंपली स्पीड ऑफ लाइट in medium, sorry, in vacuum upon speed of light in medium। ठीक है, तो ये, तो म्यू को अगर मैं लिखना चाहूं तो म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी। ठीक है, तो इसको याद रखना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का ये होता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सी जो होता है वो 3 × 10⁸ होता है। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। सी निकलता कहाँ से, 1/μ0 × एप्सिलॉन नॉट से, जिसकी वैल्यू सॉल्व करते हैं तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर, तो अब हम इसको निकाल सकते हैं। अब इसमें दो टर्म और आते हैं, एक आएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एक आएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब कोई भी मीडियम है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है वो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम की। रिलेटिव का मतलब होता है, जैसे मैं सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 बोल दूं तो μ1 बोल दिया। रिलेटिव का मतलब होता है किसी एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। तो इसको हम कैसे रीड करेंगे, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। इसको लिखते कैसे हैं, मीडियम 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो इसको याद रखना, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड देन रिलेटिव। तो देखो अब भाई देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, सिंपल, मैंने क्या किया, ये मीडियम 1 बना लिया और एक मीडियम 2 बना लिया। ठीक है, ऊपर वाला ले लेता हूं मैं मीडियम 1, नीचे वाला ले लेता हूं मीडियम 2। ठीक है, ये मैंने मीडियम 1 मीडियम 2 बना दिया। मैं लाइट को यहाँ फॉल करा देता हूँ, ये लाइट फॉल हो गई, ये आपका सॉरी ये आपका नॉर्मल बन गया यहाँ पर। ठीक है भाई, ये इंसिडेंट लाइट है, ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा आर। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस लाइट रे इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड लाइट, इंसिडेंट लाइट, नॉर्मल एंड देन रिफ्रैक्टेड लाइट। क्लियर, तो ये सब आपको पता होगा, बहुत ही सिंपल सा लॉ होता है कि भाई तीनों आई एंड एन आर किस प्लेन में लाई करते हैं, सेम प्लेन में। तो अभी तीनों जैसे बोर्ड के प्लेन में लाई कर रहे हैं, इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड, सेकंड ये है सिंपल, जैसे मीडियम 1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं μ1 बोल दे रहा हूँ, मीडियम 2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। तो मैं सिंपल अप्लाई करूँ, मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो μ1, और ये जो एंगल है इसका साइन आई ले लो, फिर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो μ2, और इसका जो एंगल है वो साइन आर ले लो। यानी मैं ऐसे बोल सकता हूँ μ1 साइन आई इक्वल्स μ2 साइन आर।
क्लियर भाई, म्यू वन साइन आई इक्वल्स म्यू टू साइन आर। फर्दर और इसको अगर एलेबोरेट करके लिखना है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स म्यू टू अपॉन म्यू वन कैन ऑल्सो बी रिटन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन। क्लियर, तो ये आ गया हमारा। तो इस लॉ को बोलते हैं, सेकेंड वाली जो लॉ है इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। कौन सा लॉ? स्नेल्स लॉ। क्लियर, तो ये भाई दो लॉ हैं, इंसिडेंट नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड सेम प्लेन में रहेंगे, साइन आई बाई साइन आर की वैल्यू ये वैल्यू के बराबर होती है जो कि कांस्टेंट। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो ध्यान से देखो, मैं क्या करूंगा, इसी को लिखने की कोशिश करता हूं वेक्टर फॉर्म में। ये म्यू वन को म्यू वन लिखा मैंने, साइन आई, मुझे आई चाहिए, आई इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड नॉर्मल। तो मैं इंसिडेंट का ई आई मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंट रे क्रॉस प्रोडक्ट कर दूंगा, यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल should be equal to mu 2 यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्रैक्टेड रे इनटू क्रॉस, इनटू नहीं है सॉरी, क्रॉस प्रोडक्ट है, यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल। तो ये आपका वेक्टर फॉर्म में ये स्नेल्स लॉ लिखा हुआ है, म्यू वन ई आई कैप क्रॉस ई एन कैप इक्वल्स म्यू टू ई आर कैप क्रॉस ई एन। क्लियर, तो चलो देखो, अब रिफ्रैक्शन में कुछ पैरामीटर्स हैं, उनके बीच में रिलेशन देखते हैं। ये मीडियम नंबर 1 मान लिया मैंने, ये मीडियम नंबर 2 मान लिया, इंसिडेंट लाइट फॉल हुई, नॉर्मल, रिफ्रैक्शन एंगल आर बन गया, इंसिडेंट लाइट नॉर्मल रिफ्रैक्शन। अब मैं कुछ फॉर्मूले आपको बता रहा हूँ, फिर एक रिलेशन निकालूंगा। वेलोसिटी इक्वल्स फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, ये आप सबको फॉर्मूला पता होगा, वेव जब हमने पढ़ा था तो ये फॉर्मूला लिखा था, वेलोसिटी इक्वल्स फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। और एक और फॉर्मूला जो अभी आपने पढ़ा हुआ है, म्यू इक्वल्स सी बाई वी, ये भी आपको फॉर्मूला पता है। इन फॉर्मूले से मैं कुछ फॉर्मूले डिराइव करूंगा। तो पहले मैं मीडियम वन के सारे पैरामीटर लिख देता हूँ। मीडियम वन की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू वन, मीडियम वन की वेलोसिटी है वी वन, मीडियम वन में वेवलेंथ है जो लाइट की वो लैम्डा वन है, और मीडियम वन में जो फ्रीक्वेंसी है लाइट की वो एफ है। क्लियर, अब मैं मीडियम टू पर आ रहा हूँ। मीडियम टू में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गई म्यू टू, वेलोसिटी हो गई वी टू, वेवलेंथ हो गई लैम्डा टू, और फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी एफ। जब लाइट, इसको याद रखना, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है, बट उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। ठीक, क्यों? एक्चुअल में जो लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी उसके सोर्स पर डिपेंड करती है, कहाँ से वो एमिट हुई है। यहाँ पे कोई बल्ब रखा है, उसने लाइट को एमिट किया, अब उसने लाइट को एमिट कर दिया, अब आप इस लाइट को जहां मर्जी ट्रेवल कराओ, एयर में ट्रेवल कराओ, वाटर में ट्रेवल कराओ, कहीं भी ट्रेवल कराओ, लेकिन उसका सोर्स कौन था? वो बल्ब ही था। तो बल्ब सेम है सबके लिए, तो यानी कि उसका फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रहेगा। ठीक, अब दूसरी चीज, मुझे इनके बीच में स्नेल्स लॉ की हेल्प से रिलेशन निकालना है। तो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? अभी हमने पढ़ा था, साइन आई अपॉन साइन आर। क्लियर, साइन आई अपॉन साइन आर को क्या लिख दूंगा मैं? अभी लिखा था मैंने म्यू टू बाई म्यू वन। अब इस म्यू टू को क्या लिख सकता हूं? म्यू का फॉर्मूला होता है सी बाई वी, तो म्यू टू को लिख सकता हूं सी अपॉन वी टू, और म्यू वन को लिख सकता हूं सी अपॉन वी वन। क्लियर हो गया भाई? इतना सी से सी कट जाएगा, वी वन ऊपर पहुंच जाएगा, वी टू नीचे आ जाएगा। क्लियर, अब वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूं? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। अभी बताया था फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, एफ लैम्डा वन अपॉन एफ लैम्डा टू, एफ से एफ कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? लैम्डा वन बाई लैम्डा। तो ये रिलेशन आप याद रखना, बस सिंपल है, कौन किसको कैसे रिलेट करेगा वो याद रखना। ठीक, इधर देखो, म्यू का वेलोसिटी के साथ इनवर्स रिलेशन होता है, 2/1 है, ये v/2 है। म्यू का वेवलेंथ के साथ भी इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो वेवलेंथ क्या हो जाती है आपकी? कम हो जाती है। इसको याद रखना, म्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1/v लिख दे रहा हूं जस्ट, म्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1/लैम्डा। क्लियर? तो देखो ये रिफ्रैक्शन है, इसमें हम एक प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी पहले पढ़ चुके हैं, वो भी उसमें अप्लाई करके देखते हैं। तो अगर मैं इसमें अप्लाई करूं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या है? जैसे सिंपल, अभी जो लाइट है वो यहां से गई, इंसिडेंट लाइट फॉल हुई, ये आई एंगल बन गया, ठीक है, फिर वो रिफ्रैक्ट हो गई, आर एंगल बना दिया। अगर मैं, तो अभी लाइट जो है वो म्यू वन से म्यू टू में जा रही है, अगर मैं लाइट को किसी भी तरीके से यहाँ वापस भेज दूं, किसी भी तरीके से वापस भेज दूं, इधर से प्लेन मिरर लगा दूं इस तरीके से, कोई भी सा हल्का सा,
तो लाइट अगर परपेंडिकुलर फॉल होगी तो लाइट इसी डायरेक्शन में वापस जाएगी और यहीं पहुंच जाएगी। यानी कि इस बार पहले आई था फिर आर था, अब लाइट वापस आएगी तो आर जो है वो आई का रोल प्ले करेगा और जो आई है वो आर का रोल प्ले करेगा, यानी उल्टा हो गया। पहले लाइट इधर से इधर गई, अब लाइट इधर से इधर चलेगी। ठीक, तो इसको जब आप अप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले कहां से कहां जा रहा था, 1 से 2 में। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 अब उल्टा हो गया उसका, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। इसको याद रखो, सिंपल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, तो देखो भाई ये वाला क्वेश्चन देखो, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब। एक ग्लास स्लैब पे लाइट फॉल हुई है, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3, ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है। इफ द रिफ्लेक्टेड एंड द रिफ्रैक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है और जो लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना है। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये हमने मान लिया ग्लास स्लैब, ये लाइट को फॉल कराया। अब एक्चुअल में क्या होता है, रिफ्लेक्शन भी हमें मानना है और रिफ्रैक्शन भी मानना है। रिफ्लेक्शन तो रिफ्लेक्शन के लॉ फॉलो करेगा, इसका मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता था वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होना चाहिए, तो ये भी आई हो जाएगा क्योंकि वो रिफ्लेक्शन के लॉ फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड। अब यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा होगा, रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन को फॉलो करेगा, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा आर। क्लियर, ये एंगल, तो मैंने इसको आई मान लिया, इसको भी आई क्योंकि रिफ्लेक्शन है और ये आर। हमें गिवन है कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। कौन सी लाइट, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट परपेंडिकुलर, ये हमें गिवन है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो √3 गिवन है। ठीक, अब देखो ध्यान से, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो इस वाली डॉटेड लाइन, नॉर्मल लाइन को एज्यूम करो, नॉर्मल लाइन को, ये आई है, ये आर है और ये 90 डिग्री है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आई प्लस 90 डिग्री प्लस आर, कितना डिग्री हो जाएगा, 180। तो इससे मुझे आर की वैल्यू मिल जाएगी, ये 90 हो गया तो इट विल बी 90 डिग्री माइनस आई, तो आर की वैल्यू मिल गई 90 माइनस आई। अब मैं स्नेल्स लॉ लगा दूंगा, तो स्नेल्स लॉ क्या बोलेगा, μ1 sin i इक्वल्स μ2 sin r। μ1 कितना है 1, sin i कितना है भाई, sin i को sin i लिखा, μ2 कितना है √3, sin r को कितना लिखा, sin r, r को क्या लिख सकता हूँ मैं, 90 माइनस आई, तो sin i, sin 90 माइनस आई कितना हो जाएगा, cos i, तो tan i कितना आ गया भाई आपका √3, तो i कितना आ गया 62, so the angle of incidence is 62। ओके, तो देखो भाई ये क्वेश्चन है जेई 2020 का, इसमें हम फिगर में थोड़ा समझा दे रहा हूँ। ये कोई जार है, इसका रेडियस 15 सेंटीमीटर गिवन है, तो इसका डायमीटर 30 सेंटीमीटर हो गया। इस जार में 40 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर ऊपर एक होल है, यहाँ से एक पर्सन देख रहा है, तो उस पर्सन को ये वाला पॉइंट दिख रहा है जो पॉइंट जार के बॉटम से 15 सेंटीमीटर के ऊपर का है। यही चीज उन्होंने बोली हुई है, एन ऑब्जर्वर कैन सी थ्रू अ स्मॉल होल on the side of the jar radius 15 centimeter at a point at height 15 centimeter from the bottom। clear, the hole is at a height of 45 centimeter। यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है। अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है सेकंड पार्ट, when the jar is filled with a liquid। अब हमने इस जार को किसी लिक्विड से भर दिया, तो मैं नया फिगर बना रहा हूँ, ये होल मान लेता हूँ मैं, ये इस तरीके से, और इसमें लिक्विड भर दिया अप टू हाइट ऑफ 30 सेंटीमीटर, तो यहां तक कहीं हमने लिक्विड भर दिया, कहां तक लिक्विड भर दिया हमने, 30 सेंटीमीटर तक, ये हमारा होल है। द सेम ऑब्जर्वर कैन सी द एज एट द बॉटम ऑफ द जार। अब वो जो पर्सन है वो इसके बॉटम को भी देख सकता है। ठीक है, पहले यहां तक देख पा रहा था इस पॉइंट तक, अब वो बॉटम को भी देख सकता है। क्वेश्चन आता है बॉटम को कैसे दिख पाएगा वो, अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल बनाऊं तो बॉटम को देख पा रहा है, तो लाइट जो है वो बॉटम से आनी चाहिए, ऐसे लाइट आनी चाहिए। ठीक है, फिर वो इस तरह बेंड हो जानी चाहिए, ऐसे बेंड हो जानी चाहिए और उसकी आंख तक पहुंचनी चाहिए, तो ये फिगर बनेगा। क्योंकि लाइट कोई भी पर्सन किसी चीज को तभी देख सकता है जब वहां की लाइट उस तक पहुंच पाए, तो ये बेंड हुआ, लाइट ऐसे आई, बेंड हो गई, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल थोड़ा बेंड हो गई। ठीक है, तो हमने इसको इस तरीके से डिनोट कर दिया ऐसे, ये हमारा होल था, ये हमारा होल है,
तो हमने इसको ऐसे बेंड कर दिया, ठीक है, ठीक है भाई। तो ये लाइट आई और ऐसे बेंड हो गई। अब वो इसको देख पा रहा है, बॉटम को, और पानी भरा है अपने 30 सेंटीमीटर का। तो अब मैं इसको क्या बोलूँ, इसको इस तरीके से बना देते हैं। यहाँ से अगर मैं डॉटेड लाइन बनाऊं तो ये डिस्टेंस बताया था 45 सेंटीमीटर पर है, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा भाई, 15 हो जाएगा। पक्का ये 15 लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, ये डिस्टेंस हो जाएगा 15, और ये रेडियस भी कितना दे रखा था आपको, 15। तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो 10r कितना हो जाएगा बोलो, 10r, 10r की वैल्यू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 15/15, तो 10r इक्वल्स 1 हो गया। तो r कितना हो गया 45 डिग्री। क्लियर है भाई, r 45 डिग्री हो गया। अब इस पे आ जाओ i पर। अब i को मैं कैसे कैलकुलेट करूं, ये डिस्टेंस कितना है 15, क्यों, क्योंकि ये 30 है तो इसका रेडियस 15 होगा। और ये हाइट कितनी है, ये वाली हाइट जो है वो कितनी है 30, ये 15 और ये 30। तो अब मैं निकालूं 10i, तो 10i कितना हो जाएगा भाई आपका 15/30, परपेंडिकुलर बाई बेस कितना हो गया हाफ। लेकिन मुझे स्नेल्स लॉ लगाना है, तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग मुझे साइन आई चाहिए होगा। तो अगर 10i इतना है, यानी परपेंडिकुलर इतना है, बेस इतना है, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा √5। तो इससे मुझे मिलेगा साइन आई, साइन आई हो जाएगा हमारा 1/√5। क्लियर। अब मैं स्नेल्स लॉ लगा देता हूं, तो स्नेल्स लॉ कैसे अप्लाई करूंगा, μ1 साइन आई इक्वल्स μ2 साइन आर। लाइट इधर से इधर जा रही है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने कितना मान लिया, म्यू मान लिया, इस मीडियम का मान लिया मैंने म्यू। साइन आई, साइन आई अभी मैंने लिखा है वैल्यू कितनी आई है साइन आई की 1/√5, तो साइन आई की वैल्यू लिख देता हूँ 1/√5। μ2 कितना हो गया 1 हो गया, और साइन आर की वैल्यू हमने कितनी लिख दी, साइन आर 45 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 1/√2। तो इसे सॉल्व करोगे तो हमारा म्यू आ जाएगा √5/√2, वैल्यू डाल लो और सॉल्व कर लेना। तो ये आएगा आपका 1.58 समथिंग अप्रॉक्स, ठीक है। लेकिन उन्होंने दे रखा है इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इज n/100, लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n/100, तो म्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ 1.58, लेकिन इसको मुझे n के टर्म्स में लिखना है, तो 100 के टर्म्स में, तो 158/100 कितना हो जाएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो n की वैल्यू बतानी है, तो n/100, इसको n/100 से कंपेयर करो, तो n कितना आ गया हमारा निकल के 158, ठीक है। तो हमारे n की वैल्यू आ गई 158, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.58 आया, लेकिन n की वैल्यू आ गई हमारी 158। इसमें लिखा हुआ है क्लोजेस्ट टू इंटीजर, क्लोजेस्ट इंटीजर बताना है, तो हमने 150, ठीक है।